हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोर स्कोर क्लासेस। आज मेरे क्लास का पहला लेक्चर है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये जो चैनल है ये 11-12 की NCERT, JEE मेंस एंड JEE एडवांस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके अवेलेबल होंगी और सारे सिलेबस को एक अच्छे ढंग से आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हम कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले बेसिक्स को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो जो चैप्टर है उसका नाम है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है ये हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको आती है सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा आता है आपका स्ट्रेट लाइन, तीसरा आता है आपका सर्कल, चौथा आपका आ जाएगा पैराबोला, पांचवा इलिप्स और छठा आपका जाता है हाइपरबोला। ओके, ये सारे जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स हैं, ये हमें 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमको पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइंस जो है इसमें क्या है ना कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर है तो आपका 60-70% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपके थोड़ी सी कंसेप्ट लगाने पे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन को अच्छी तरह से एकदम क्लियर पढ़ना है, जिसमें हमारे जो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है कि जैसे हमने 9th या 10th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो अगर ये मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये निगेटिव एक्स होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये निगेटिव वाई। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओके परपेंडिकुलर हो दोनों एक दूसरे के, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस होता है कि एक्सिस का जो पुलर वर्ड होता है वो एक्सिस होता है। ठीक है, अगर यही दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अगर किसी एंगल पे होते, ठीक है, मान लीजिए कोई एंगल थीटा होता, अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस अरे थीटा एंगल पे, तो इस तरह के जो एक्सिस होते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। इनको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, जेई के अंदर नहीं है, हमारे 12th के अंदर नहीं है। जो भी हमारे सिलेबस के अंदर है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पढ़ना है। ओके, तो हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये एक्चुअली ये तो 9-10 में आपका क्लियर होगा अगर अच्छे से पढ़े हो तो, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ ये चीज़ें। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये निगेटिव वाई एक्सिस और एक निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। सॉरी, तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक, अब इसमें हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स पॉजिटिव दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन जीरो
और y भी पॉजिटिव, इट मीन्स y ग्रेटर देन 0। ओके, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x क्या है, निगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स क्या हुआ कि x यहाँ पे लेस देन 0 मतलब x निगेटिव है, और y ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स y पॉजिटिव है। ठीक है, हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x हमारा क्या है, निगेटिव है, और y भी क्या है, निगेटिव है। इट मीन्स क्या होगा, x लेस देन 0 दैट मीन्स x निगेटिव, y लेस देन 0 दैट मीन्स y निगेटिव। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 और y नेगेटिव है तो y लेस देन 0। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो उसका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इसका x3 है और y2 है, तो क्या लिखेंगे, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये होगा ना। अगर यहीं लिखते यहाँ पॉइंट वो -3,2 होता, क्योंकि x निगेटिव और y पॉजिटिव है। यहाँ लिखते तो दोनों निगेटिव थे, -3, -2 होता। और यहाँ अगर हम वही पॉइंट को लिखते प्लॉट करते तो यहाँ x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, दैट मीन्स 3, -2 होता। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं और तीनों को हमें जानने की जरूरत है। हालांकि आप अभी भूल गए होंगे, लेकिन ये 9-10 की चीज़ें हैं, ये आपको याद होगी। अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम पहला बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या, सिंपल, जैसे हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं x, y, सही है। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि अगर किसी पॉइंट को कार्टेशियन में प्लॉट करना है तो जो वैल्यूज होती हैं, जो नंबर होती है, वो सिंपली उसी फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग x1, y1 इस तरह से प्लॉट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दैट मीन्स ये पॉइंट y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे और x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे, ये होता है मतलब, और ये होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। दूसरा, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अगर ये मान लो x एक्सिस और y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, फिर मान लीजिए कोई x1, y1 है। ठीक है, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, तो y1 नहीं है, अगर ये हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इस पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये तो ओरिजिन होता है। इस पॉइंट को देखेंगे कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो हमने इसको मान लिया कि ये r डिस्टेंस पे है। ठीक है, r डिस्टेंस पे। अब ये जो लाइन है वो लाइन पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल पे है, तो हमने सपोज मान लिया कि ये थीटा। अब इस पॉइंट को अगर पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमें प्लॉट करना है, इसको लिखेंगे r, थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्म, इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा होगा, मतलब ओरिजिन से r डिस्टेंस पे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, तो ये r, थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। अगर हम थर्ड की बात करें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, वो इक्वेशन टू इक्वेशन डिपेंड करता है। अलग अलग इक्वेशंस के लिए अलग अलग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल सर्कल की बात करें, सर्कल में के फॉर्म में, सर्कल के केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सपोज हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं सर्कल का, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होगा आप लोगों को। सर्कल का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो होता है x² + y² = r²।
इसका मतलब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का। इसका मतलब क्या होता है कि जो सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है। ओके, मतलब ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो 0 0 पे इसका सेंटर है, ठीक है। और रेडियस जो है इसका आर है। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का जो ये होता है। इसका मतलब होता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 पे ओरिजिन है और उसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो इसके केस में अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है सर्कल पे, तो वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर ये पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है और ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो सर्कल को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर ये इक्वेशन 1 है, तो हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसका एलएचएस को हम लेते हैं या आरएचएस को लेते हैं, किसी को लेते हैं। अगर हम एलएचएस को लेते हैं तो हमारा एलएचएस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और एक्स के जगह पे क्या है यहाँ पर आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और y की जगह पे क्या है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसको लिखेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो होगा वो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। आर स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने 9th 10th में ये चीज़ें हमें पता होगा, पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। वो क्या होता है 1 होता है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा आर स्क्वायर। एलएचएस हमने लिया तो आर स्क्वायर है और आरएचएस ऑलरेडी क्या है आर स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया। तो अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई कर रहा है, इट मीन्स वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे इस केस में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है सर्कल के केस में वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखते हैं। अगर ये पैराबोला, अगर हम आप लोग नहीं जानते होंगे, पैराबोला की बात किया जाए तो पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होता है ना, पैराबोला की अगर स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात किया जाए, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ, ये पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसमें जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ना, उसको हम मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो पैराबोला के केस में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो 80 स्क्वायर 280 होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई कर रहा है, इट मीन्स वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पी पॉइंट इस इक्वेशन को, इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एलएचएस इसका लेते हैं, तो एलएचएस क्या है वाई स्क्वायर, एलएचएस वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 280, 280 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। और आरएचएस लेते हैं तो कितना है 4ax, 4a और x कोऑर्डिनेट कितना है 80 स्क्वायर, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो एलएचएस में 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और आरएचएस में 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या हुआ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो हमने ये कुल मिलाकर के समझा कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है वो अलग अलग इक्वेशंस के लिए अलग अलग होता है। और कोई भी पॉइंट अगर किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है, अगर वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है, मीन्स कि वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ये जो चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी, इसकी जो हमने अभी बेसिक चीज़ें पढ़ी, इसकी यूटिलिटी जैसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग एंट्री करते जाएंगे, इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स ब्रैकेट में दिया हुआ बोथ कोऑर्डिनेट, बोथ द
कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर ब्रैकेट बंद, एग्जैक्टली in the interior of the triangle with vertices 0, 0, 0,21 एंड 21,0। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। वो नंबर निकालना है कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट्स है। बोथ द कोऑर्डिनेट्स शुड बी इंटीजर, और जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए उस कोऑर्डिनेट का जो इंटीग्रल पॉइंट होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, जो पॉइंट्स होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, मतलब इस वर्टिस और इस वर्टेक्स से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल के अंदर, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर में बात कर रहा है, ट्रायंगल तक का भी बात नहीं कर रहा, वो ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा है। उसमें जो इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जिनका दोनों कोऑर्डिनेट एक्स डी कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एक चीज़ हमें ध्यान में, मैंने बताना भूल गया था लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, उस एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सीसा, एब्सीसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को जो बोलते हैं वो ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये थ्योरेटिकल नेम है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ना दे करके वो एब्सीसा और ऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट एब्सीसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बातें नहीं है, ये चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट एब्सीसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इसमें हम चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसने इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने के लिए बोला है, जो इन तीनों वर्टेक्स को मिला करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसके अंदर वो इंटीग्रल पॉइंट निकाले जिसका दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमने मान लिया ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, यही 0, 0 पॉइंट है। तो 0, 0 पॉइंट, उसके बाद 0,21, तो 0,21 क्या है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 21। इट मीन्स वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्स का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो 0, मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट पे ही, वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 0,21, ठीक है। और ये जो पॉइंट है 0,21 अच्छे से लिख देते हैं, ये हो गया 0,21, ठीक है। और एक पॉइंट दिया 21,0, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस आता है, एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस तो 0 है, इट मीन्स इधर कहीं होगा, वो 21,0 हो गया। अब इन तीनों को मिला करके जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर में वो इंटीग्रल पॉइंट्स का नंबर निकालना है जिसका दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, इंटीजर हो। इंटीजर करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 वो इंटीजर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं। यहाँ पे जब ये दोनों कट कर रहे होंगे तो ये कौन सा पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट हमारा एक ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये एक नया जो पॉइंट मिला इसको हमने मान लिया पी मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अरे यहाँ से यहाँ तक क्या 21, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 21,
और यहाँ से यहाँ तक कितना है 21, तो वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया 21, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या होगा 21, 20। लेकिन हमसे क्या पूछा है, इस ट्रायंगल के इंटीरियर में जो नंबर है वो बताओ। तो इंटीरियर की बात करें तो ये क्या होगा, अगर इस पॉइंट की पकड़े तो क्या हो जाएगा, वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसके अंदर की बात कर रहा है ना, तो ये पॉइंट नहीं लेंगे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ इसके अंदर की बात कर रहा है, मतलब इधर पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट नहीं लेंगे। तो 0 से लेकर के 21 के बीच में कितना नंबर्स है, 0 से 21 के बीच में कितना नंबर है 22। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट को नहीं लेना, तो कितना पॉइंट हो गए 20। मतलब उसके इंटीरियर की बात करें तो इस लाइन पे टोटल कितने हो गए 20 नंबर्स हो गए। और इस लाइन पे बात करें तो ये भी क्या 0 से 21 के बीच में 22 पॉइंट्स होंगे। लेकिन 22 पॉइंट्स में ये पॉइंट हमें नहीं लेना क्योंकि वो अंदर की बात कर रहा है, और ये पॉइंट्स को भी नहीं लेना है। तो कितने पॉइंट्स हो गए 20। तो इसमें अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट सॉल्यूशन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स की बात करें, इस पे 20 और इस पे 20, दैट मीन्स 20 इंटू 20 400 इनवर्स होंगे जो इस स्क्वायर के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर के इंटीरियर में लाई करेंगे, वो 400 नंबर्स पॉइंट होंगे। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x पॉजिटिव होगा और y भी, x भी इंटीजर होगा और y भी इंटीजर होगा। लेकिन वो ट्रायंगल का बात किया, तो ट्रायंगल के इंटीरियर की बात करें तो इस लाइन पे भी जो पॉइंट है उसको भी कंसिडर हमें तो नहीं करना है। तो इस लाइन पे जो पॉइंट आएंगे उसको नहीं लेना है। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आएंगे, अगर यहाँ से बात करें, मान लीजिए अगर ये 20 पॉइंट्स है तो यहाँ पे 1,20, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, होगा 20, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 2,19, अगर ये 19 होगा तो 2,19। तो ऐसे ऐसे करते हुए फिर यहाँ तक आएंगे तो ये 1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मिलेंगे तो मिल जाएगा 20,1, ऐसे करके मिलेगा। दैट मीन्स इस लाइन पे जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे 20 आएंगे, समझ आ रहा है। तो जो टोटल पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन वाले पॉइंट्स को भी नहीं लेना है हमें, जो पॉइंट लेना है वो इस ट्रायंगल के अंदर वाले पॉइंट लेना है, तथा इस लाइन वाले पॉइंट को ले सकते हैं ना इस लाइन वाले और ना इस लाइन वाले पॉइंट। समझ में आ रहा है ना, नहीं ले सकते हैं। इस लाइन पे भी जो पॉइंट आ रहा है वो नहीं ले सकते हैं, इस लाइन पे भी जो पॉइंट आ रहा है उसको नहीं ले सकते, और इस लाइन पे भी जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको भी नहीं ले सकते हैं। हमें बात करनी है इस ट्रायंगल के अंदर की बात करनी है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस स्क्वायर के अंदर की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी हमने माइनस करना होगा। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं 20 पॉइंट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इसमें OAPB, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, तो 400, तो ये क्या हो गया 400 माइनस ये पॉइंट्स, इंटीरियर की बात कर रहे थे, ये -20 पॉइंट्स को माइनस करना होगा। दैट मीन्स ये कितने हो गया 380 NOS। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर फॉर्म में बनना है, इस स्क्वायर के अंदर टोटल 380 पॉइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि इसके इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, ना तो इस लाइन पे, ना इस लाइन पे, ना इस लाइन पे, ना इस लाइन पे, ना इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 318 NOS है। अब क्या करना है कि हमको तो इस ट्रायंगल के अंदर निकालना है, तो क्या करेंगे कि टोटल NOS, टोटल इंटीग्रल पॉइंट लिखेंगे, टोटल इंटीग्रल पॉइंट इन ट्रायंगल, इसमें OAB कितना हो जाएगा, तो 380, अरे इस स्क्वायर का आधा होगा ना ट्रायंगल में, 380/2, दैट मीन्स 190 NOS। ये 190 पॉइंट्स होंगे जो OAB ट्रायंगल्स के इंटीरियर में इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे। दैट मीन्स उसका x भी इंटीजर होगा और y भी इंटीजर होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और सेक्शंस फार्मूले जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इन्वर्ट करते जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, थैंक्स।